Good morning, everybody. I am Richa. You are watching Parcham. Yes, a pleasant surprise. Well, wishing you all a very, very, very happy new year. आज 2nd of January I know, पर हम पहली बार मिल रहे हैं इस साल में, राइट? सो क्योंकि पिछले साल से हम नए साल में एंटर हुए हैं और पर्सनली भी हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ इम्प्रूव हो, तो परचम भी आपके लिए काफ़ी सारे इम्प्रूव्ड वर्जन्स लेकर के आएगा इस साल। तैयार हो जाइए, कई नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ योर ट्यूटर्स एंड मेंटोर्स। कुछ नए इनिशिएटिव्स आपको दिखेंगे, कुछ चेंजेस होते हुए डेफिनेटली दिखेंगे जो बेटर होंगे पिछले साल के मुकाबले 100%। ओके, सो गेयर अप विथ ओपन हार्ट्स, ओपन माइंड्स। जब तक पुराने की क्लिंजिंग नहीं छोड़ेंगे, नए को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ओपन माइंड रखिएगा, डेफिनेटली काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तैयारी आपको बराबर, मेहनत बराबर हमारे साथ रखनी है। विल बी गाइडिंग यू, विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द बेस्ट ऑफ कंटेंट। मेहनत आपको भी करनी है, ठीक है? वन साइडेड नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हमें 2 दिन की करंट अफेयर को कवर करना है बिकॉज कल वीकली का दिन था और इसलिए कल का डेली सीए नहीं आया था, 1st and 2nd of January। दैट इज वाई द सेशन इज गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्गर। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मत लिखते जाना मैम छोटा करिए सेशन। नो, कंटेंट पे अच्छे से हम ध्यान देंगे। हम थियोरी प्रॉपर, न्यूज़ जो होगी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव कवर भी करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको न्यूज़ के प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, क्योंकि न्यूज़ कवर करना भी जितना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आंसर करना भी उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके, सो 2nd of January को अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम देखें तो आज पड़ रहा है पौष महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी। सो पौष महीना, अगर आप जनवरी मंथ देखेंगे तो जनवरी में 2 हिंदू महीने साथ में आते हैं। पौष आएगा 25 जनवरी तक, 26 से आपको माघ महीना देखने को मिलेगा। और कृष्ण पक्ष होता है जब फुल मून से मून छोटा होने लगता है, यानी पूर्णिमा से अमावस्या के वाला जो फेज होता है उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है। और षष्ठी तो हमारी हिंदी कैलेंडर की तारीख हो गई। अब ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज आप फेस्टिवल्स और फेयर्स पढ़ते हो, यानी त्योहार और मेले पढ़ते हो, उनमें तिथियाँ इंपॉर्टेंट होती हैं। हिंदी कैलेंडर से वैसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं और हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदी कैलेंडर पता होना चाहिए। मम्मियाँ थोड़ी खुश हो जाएंगी, अरे वाह बच्चों को आता है हिंदी कैलेंडर, ठीक है जी? तो चलिए बढ़ते हैं हमारी पहली न्यूज़ की तरफ। 1st of January को सेलिब्रेट किया DRDO ने अपना 66th फाउंडेशन डे। कब? 1st of January को। कौन सा एडिशन? 66th एडिशन अपने फाउंडेशन डे का। और ये 1st of January 1958 को एग्जिस्टेंस में आया था। और अभी करंट चेयरमैन कौन है DRDO के? इंपॉर्टेंट, डॉक्टर समीर वी कामत। तो व्हाट इज DRDO? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1st of January को इसका फाउंडेशन डे आता है। फिर हम आते हैं, वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास टेक्स चार्ज ऑफ सदर्न नेवल कमांड इन कोची। अब देखो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन भी है, जैसे कि सदर्न नेवल कमांड कहाँ पर हेडक्वार्टर्ड है? कोची के अंदर है। टोटल नेवी की 3 कमांड्स होती हैं, अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अब इस सदर्न नेवल कमांड का चार्ज किसके हाथ में गया है? वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास के हाथ में। ओके, इन्होंने किसकी जगह ली है? ही हैज सक्सीडेड वाइस एडमिरल MA हम्पी होली, जो कि अब सुपर एनुएट हो गए हैं, यानी उनका काम पूरा हो चुका है, रिटायर हो चुके हैं। Now he has taken the position as 30th flag officer commanding in chief, कहाँ के? सदर्न नेवल कमांड के। तो इंडियन नेवी की, लाइक आई वाज टेलिंग यू, 3 कमांड्स होती हैं। कितनी कमांड होती हैं? 3 कमांड्स होती हैं, जहां से सारी चीजें मैनेज हो रही होती हैं। एक आ जाती है वेस्टर्न नेवल कमांड, हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? मुंबई के अंदर। एक आएगी ईस्टर्न नेवल कमांड, हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? विशाखापट्टनम में। ये दोनों ऑपरेटिंग कमांड्स हैं, यानी जो वेस्टर्न नेवल कमांड है वो अरेबियन सी में जो भी एक्टिविटीज हो रही है नेवी की उनको डील करती है। विशाखापट्टनम वाली ईस्टर्न नेवल कमांड जो है वो बे ऑफ बंगाल में डील करती है जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं। और ये आप देखेंगे सदर्न नेवल कमांड जो कि कोची में हेडक्वार्टर्ड है, और ये ट्रेनिंग कमांड है, ठीक है? यहाँ से क्या होती है? यहाँ से ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है। तो यही सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, मैंने समझा दिया। सो नेवी की 3 कमांड्स होती हैं, हर एक का कंट्रोल एक फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के हाथ में होता है। जैसे अभी हमने श्रीनिवास जी का केस देखा, उन्होंने ये वाली जो कमांड है उसको अब लीड करना शुरू करेंगे वो, ठीक है? सो वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई, ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम, सदर्न नेवल कमांड कोची। ये दोनों जो हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, ये ऑपरेशनल कमांड्स होती हैं। जो भी ऑपरेशंस नेवी के हो रहे हैं अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में, वो हैंडल करती हैं। सदर्न नेवल कमांड ट्रेनिंग कमांड है, यहाँ पे नेवी से रिलेटेड लोगों की ट्रेनिंग की जाती है। ऑलराइट, चलिए बढ़े अगली न्यूज़ पे। हु रिसेंटली, अब देखो ये न्यूज़ नहीं है, मैंने आपको कहा था काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो अभी जो आपने न्यूज़ देखी, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है क्वेश्चन बनने की, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हाथों हाथ प्रैक्टिस का है। who recently assumed office as the 30th Flag Officer Commanding in Chief
ऑफ सदर्न नेवल कमांड। अब इसको चीफ भी बोला जा सकता है, किसने हेड किया ये भी पूछा जा सकता है। ओके, तो बात वही है, बताओ क्या आंसर हो जाएगा? अभी अभी हमने पढ़ा है वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास। ठीक है, सो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स 16th फाइनेंस कमीशन विथ डॉक्टर अरविंद पनगड़िया एज इट्स चेयरमैन। सो 16th फाइनेंस कमीशन पे प्रेसिडेंट साहिबा ने अपनी मुहर लगा दी है और ये एग्जिस्टेंस में आने का बिल्कुल डिसीजन हो चुका है और इसके जो चेयरमैन हैं वो भी डिसाइड हो चुके हैं। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नाम याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। ओके, चलिए, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मुर्मू साहिबा जो हैं उन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया है। और ये कौन से आर्टिकल के तहत फाइनेंस कमीशन का गठन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 281 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 16th फाइनेंस कमीशन जो बनी है ये इस आर्टिकल के मुताबिक बनाई गई है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया होंगे इसके चेयरमैन और इसके सेक्रेटरी कौन होंगे इस कमीशन के? ऋत्विक राजनम पांडे। ओके, रंजनम है, नॉट राजनम, सॉरी, रंजनम पांडे। अब देखिए, आपको समझ में आना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन क्या होती है। 16th फाइनेंस कमीशन है तो पहले कितनी? ऑब्वियसली 15 बनी, लेकिन सबसे पहले कौन सी बनी थी? ये सारे स्टैटिक पॉइंट्स हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये फाइनेंस कमीशन क्या है भाई। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन बेसिकली डिसाइड करती है, अपनी रिकमेंडेशन देती है, स्टडी करेगी स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरी को, अलग अलग उन से बातचीत करेगी, उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट पेश करती है जिसमें रिकमेंडेशन होते हैं। रिकमेंडेशन किस बारे में? कि जो भी टैक्सेस कलेक्ट हुए हैं एज रेवेन्यू वो कितने सेंटर और स्टेट के बीच में बांटे जाएं, क्योंकि स्टेट के पास भी कुछ स्कीम्स होती हैं, उनको खर्चे की जरूरत होती है, कुछ सेंटर को अपने पास रखना होता है, तो कितना परसेंटेजेस रेवेन्यू का फ्रॉम टैक्सेस सेंटर और स्टेट के बीच में बंटना चाहिए। ठीक है, ये रिकमेंडेशन कौन देता है? हमारी फाइनेंस कमीशन। सो बेसिकली फाइनेंसेस से रिलेटेड सेंटर और स्टेट में जो भी डिसीजन लिए जाने हैं उनका रिकमेंडेशन मेनली टैक्सेस से रिलेटेड फाइनेंस कमीशन देती है। सो इट विल रिकमेंड टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला, यानी कितना परसेंटेज सेंटर के पास रहेगा, कितना परसेंटेज स्टेट के पास जाएगा। और ये जो 16th फाइनेंस कमीशन बनी है इसका 5 ईयर पीरियड कब से शुरू हो रहा है? अप्रैल 2026 से। यूजुअली जो फाइनेंस कमीशंस होती हैं 5-5 सालों के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, जो अभी लास्ट फाइनेंस कमीशन थी ना 15th, वो अभी आप देखोगे उसको 1 साल का एक्सटेंशन मिला था, वो 6 साल काम किया उसने, बट अदरवाइज 5 ईयर्स के लिए बनाई जाती हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने सालों के लिए बनती हैं? 5 ईयर्स के लिए बनती हैं। अक्टूबर 2025 डेडलाइन दी गई है इस 16th फाइनेंस कमीशन को कि आप अभी सब कुछ स्टडी कीजिए और अपनी रिकमेंडेशन पेश कीजिए। 31 अक्टूबर 2025 तक आपको अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करनी है, ताकि वो उसके अगला जो बजट आएगा 2026-27 का, उसमें उन रिकमेंडेशंस को इनकॉर्पोरेट किया जा सके, क्योंकि तभी तो डिसाइड होगा, अनाउंस होगा कि सेंटर को इतना जाना है, स्टेट को इतना जाना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, फाइनेंस कमीशन यूजुअली 2 साल लेती है सब कुछ स्टडी करके अपनी रिकमेंडेशन रिपोर्ट बनाने के लिए। तो ये फाइनेंस कमीशन आ गई है एग्जिस्टेंस में, अब ये पूरा स्टडी करेगी, अक्टूबर 2025 तक अपनी रिकमेंडेशन देगी, जो कि इनकॉर्पोरेट होगी 2026 अप्रैल में और 5 साल तक लागू होगी। ठीक है, क्लियर? चलो, अब 16th फाइनेंस कमीशन को ना एक और जिम्मा दिया गया है। वो क्या है कि इनको रिव्यू करना है अभी जो प्रेजेंट में डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं ना, कहीं भी अगर आपदा आ जाती है, डिजास्टर आ जाते हैं, तो अब कितना फंडिंग सेंटर की तरफ से स्टेट्स वगैरह को जाना चाहिए, वो एक काम भी इनको सौंप दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, और उससे पहले आप थोड़ा सा और पढ़ो फाइनेंस कमीशन के बारे में। स्टैटिक इंपॉर्टेंट है। देखो सी, करंट अफेयर्स में सिर्फ करंट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको स्टैटिक पढ़नी होती है, तो ये कुछ एक चीज़ें और देख लो कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, अभी लेटेस्ट तो हमने पढ़ लिया, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब एग्जिस्टेंस में आई थी? तो इट वाज अपॉइंटेड इन 1951। ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपॉइंट किया गया था 1951 में, लेकिन कौन से पीरियड के लिए इसकी रिकमेंडेशंस को लागू किया गया? 52 से 57। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उस पर आपका आंसर डिपेंड करेगा। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब अपॉइंट हुई थी अगर ये पूछा जाए तो 1951। उसकी रिकमेंडेशन कब से कब तक एप्लीकेबल थी? तो 52 से 57, 5 साल के लिए। चेयरमैन कौन थे? फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो चेयरमैन थे के.सी. नियोगी, के.सी. नियोगी, ऑलराइट। और जो 15th फाइनेंस कमीशन थी, अब 16 स्टार्ट हो रही है, तो जो रिसेंट मोस्ट 15 थी वो नवंबर 2017 में एग्जिस्टेंस में आई थी। किसकी चेयरमैनशिप में? एन.के. सिंह। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, हल्के में मत लेना।
एनके सिंह, और इनका जो टेन्योर था, ये 15th कमीशन जो थी फाइनेंस कमीशन, इसका टेन्योर 1 साल बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया था। गॉट इट? चलिए, हाँ जी, सवाल कैसे आएगा इस पूरी न्यूज में से? सो हु हैज बीन अपॉइंटेड इज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? अभी अभी हमने पढ़ा है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, मजा आ रहा है ऐसे पढ़ के? न्यूज पढ़ लो, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है वो पढ़ लो, काम खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ जाओ। ओके, चलिए अगली न्यूज। अगली न्यूज है सागर परिक्रमा यात्रा फेज 10 से रिलेटेड। सागर परिक्रमा, जितने भी हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं ना, उनसे रिलेटेड ये पूरा एक पूरी मुहिम है या एक पूरा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, ताकि जो भी फिशरमैन कम्युनिटी है उनको जागरूक किया जा सके सारी स्कीम्स वगैरह के बारे में, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, मत्स्य संपदा योजना हो गई। ठीक है, तो ये अलग अलग फेजेस में शुरू हुई, अब 10th फेज में एंटर कर रही है। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज से जुड़ी हुई ये खबर है। सागर परिक्रमा फेज 10 इवेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, कब से कब तक? 1 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 तक, यानी 1 से 6 तारीख तक ये पूरी फेज 10 चलेगी। कौन से स्टेट्स को कवर कर रही है? ये यूनियन टेरिटरीज को। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश मैप पे इमेजिन हो गया इस तरफ, ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड पुडुचेरी, इन दोनों के अंदर ये चलेगी। और यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के परषोत्तम रुपाला जी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में, क्योंकि उन्होंने जागरूक किया जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको किस बारे में? किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, क्या बेनिफिट होते हैं, कहाँ से लिया जा सकता है, और भी स्कीम्स इनिशिएटिव के बारे में। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई ये सागर परिक्रमा शुरू कब हुआ? तो इसका जो फर्स्ट फेज था, पहला चरण जो था, वो 5 मार्च 2022 को गुजरात से शुरू हुआ। ये हमारा कोस्टल एरिया है ना, यहाँ गुजरात आता है, तो गुजरात से चालू करते करते सारे कोस्टल एरियाज को कवर करना है। सो गुजरात से पर्टिकुलरली उसमें भी मांडवी से 5 मार्च 2022 को शुरू हुआ। और इसका मेन एम क्या है? फिशरमैन कम्युनिटी के जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करो, और उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, यानी इकोनॉमिकली उनको बेटर करना हो तो जितनी भी स्कीम्स उनसे जुड़ी हुई है उनकी खबरें दे दो। जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड जो है फिशरमैन कम्युनिटी के लिए, उनके बारे में बताना हुआ। अब देखो न्यूज़ में ये 2 चीज़ें आ गई अभी, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, इन दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। करें पता फटाफट से, आ जाओ। सो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब लॉन्च की गई? 2020 में। साल थोड़ा सा पकड़ के रखो, मंथ नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं। 2020 के अंदर कौन इंप्लीमेंट करता है? देखो, मत्स्य संपदा है, मत्स्य यानी मछली, तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंडर में आ जाता है। इसका काम क्या होगा? जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो एक तरह से देश के अंदर लेके आना। ब्लू रेवोल्यूशन क्या होता है? एक्वाकल्चर, फिशरीज से जुड़ा हुआ, यानी मछलियाँ और जो भी झींगा वींगा कल्टिवेट किए जाते हैं ना, उनसे रिलेटेड। तो हमारी फिशिंग जो सेक्टर है उसको ऊपर लेकर के आना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। फिर हम बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की। आ जाओ जी, कब इंट्रोड्यूस हुआ? बहुत पहले 1998 के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन तब फिशरमैन कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं थी, इनके ऊपर लागू नहीं किया जाता था। फिशरमैन कम्युनिटी के ऊपर ये 2018-19 के अंदर एक्सटेंड किया गया। ठीक है, तो और इसका मेन काम क्या होगा? एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज वगैरह के लिए भी तो क्रेडिट लेना होता है ना किसानों को, सिर्फ अनाज वाले किसानों को थोड़ी, तो बैंक इनको इजी लोन्स वगैरह दे देते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखें। हाँ, क्वेश्चन देखेंगे। विच फेज ऑफ सागर परिक्रमा इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 1 जनवरी टू 6 जनवरी? फेज पूछा जा सकता है ना, कौन सा फेज या कौन सा चरण अभी किया जा रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा चरण है? 10th। सो फेज 10 इज द राइट आंसर। ओके, आई फॉरगॉट टू टेल यू, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, है ना? सो इसकी पीडीएफ आपको परचम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करवा दी जाती है। इंग्लिश की तो हाथों हाथ मिल जाती है, जैसे ही सेशन लॉन्च होता है। हिंदी वाली आपको बाय 11 AM तक अपलोड करवाई जाती है। ठीक है जी, यहाँ से पढ़ो, प्रैक्टिसेस करो, उसके बाद परचम के टेलीग्राम चैनल पे डेली आपको 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के दिए जाएंगे, उनको अटेम्प्ट करो। आपको यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर क्वेश्चन दिए जाते हैं, अटेम्प्ट करो। परचम_ क्लासेस हमारा इंस्टाग्राम जो आईडी है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिसेस करवाई जाती है, क्विजेज होती हैं, न्यूज़ ऑफ द डे आता है, फैक्ट आता है। गो थ्रू एवरीथिंग, सब कुछ पढ़ने का है, इंटरेस्टिंग तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए पढ़ाई, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट होना चाहिए, तो इन्फोटेनमेंट मिलता रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 3000 CAPF ट्रूप्स, किसकी बात हो रही है? 3000 CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स,
ट्रूप्स टू मूव फ्रॉम ओडिशा टू छत्तीसगढ़ इन एंटी नक्सलिज्म स्ट्रैटेजी, यानी कि नक्सलवाद विरोधी रणनीति के तहत 3000 सीआरपीएफ जवानों को ओडिशा से छत्तीसगढ़ भेजा जाएगा। तो ये न्यूज़ आई। अब देखो, ये न्यूज़ अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक नक्सलवाद वाला एंगल आ गया, या छत्तीसगढ़ के कौन से इलाके की बात हो रही है, राइट, सीएपीएफ क्या है, तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जो भी हम डेली सीए कर रहे हैं वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट फ्रॉम योर स्टेट सिविल्स टू योर वन डे एग्जामिनेशन, जिसमें एसएससी, बैंकिंग, योर टीचिंग एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, यूपीएससी प्रीलिम्स, सब कुछ शामिल है। यूपीएससी वाले बच्चों को कुछ न्यूज़ उठा के डेप्थ में पढ़नी होगी, पर अदरवाइज सबके काम का ये पूरा सेशन है। तो चलो आ जाओ। 3000 सीएपीएफ ट्रूप्स, जिनमें कौन कौन आ गए? ट्रूप्स ऑफ बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीपीबी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आ गई हमारी, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आ गई, आईटीपीबी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो इन सब का मूवमेंट करवाया जा रहा है छत्तीसगढ़ के नक्सल स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले एरिया में, जिसका क्या नाम है? अबुझमाद। ओके, ये वाला जो एरिया है ये पूरा जंगल जंगल वाला एरिया, और यहाँ पे कोई पुलिस वगैरह का कोई गढ़ नहीं है, तो नक्सलिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाव ले रहा है। और थोड़े टाइम पहले ही अमित शाह जी ने अनाउंस किया था कि हम नक्सलवाद को कंप्लीटली खत्म करने के बिल्कुल पास में हैं, और उसी के चलते ये आपको कदम देखने को मिल रहा है। सो न्यू ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट, ये जो मूवमेंट देखा जा रहा है इतने सारे सीएपीएफ ट्रूप्स का, उसका मेन रीजन क्या है कि एलिमिनेटिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कम करने के लिए। अब ये क्या होता है मैं अभी समझाऊंगी। तो अबुझमाद या माद फॉरेस्ट जिसे कहते हैं, वहाँ पे परमानेंट सेंट्रल या स्टेट पुलिस बेस नहीं है, और ये बेसिकली छत्तीसगढ़ के बस्तर वाले रीजन के आसपास आपको देखने को मिलेगा, दांतेवाड़ा और बस्तर वाला। ठीक है, अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है? देखिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बेसिकली नक्सल इंसर्जेंसी है, या नक्सलवाद जिस रूप में उभरा कब? 1967 में वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी इलाके के अंदर। और ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक आइडियोलॉजी फॉलो करता है, किसकी? एक चाइनीज पॉलिटिकल लीडर रहे माओ जेडोंग, उनकी, जिनके हिसाब से अगर आपको अपना सोशल या इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना है, यानी अगर आपको समाज के अंदर ऊपर आना है, आर्थिक रूप से ऊपर आना है, तो जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है ना उसके अगेंस्ट हो जाओ, उसको गिरा दो। तो ये पुलिस के खिलाफ होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ होते हैं, आम जनता भी इसमें बहुत हानि उसको भी पहुंचती है। तो बेसिकली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, हम आपके पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं मानते, हम अपने तरीके से राज करेंगे ताकि हमारा उत्थान हो सके। तो ये काफ़ी बड़ा ट्राइबल एरिया है जहां पे ये पूरा नक्सलवाद पनपता है। अगर आप मैप पे देखोगे, ये इंडिया का छत्तीसगढ़ वाला इलाका, ये देखो जो भी आपको रेड रेड इलाका दिख रहा है ना, झारखंड, छत्तीसगढ़, थोड़ा इलाका आपको तेलंगाना, आंध्रा का दिखेगा, थोड़ा उड़ीसा का दिखेगा, थोड़ा एमपी का दिखेगा, ये वाला गढ़ है नक्सलवाद का, और इसी को खत्म करने के लिए ये अबुझमाड़ आपको दिख रहा है जंगल। ठीक है, ये वाला इलाका, ये पूरी मुहिम चलाई जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी टू इंटेंसिफाई एंटी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऑपरेशंस, विच पैरामिलिट्री फोर्स विल मूव इनटू नक्सल स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ अबुझमाड़। अब वापस से देखते हैं, वामपंथी उग्र विरोधी अभियानों को तेज करने की रणनीति के तहत कौन सा अर्धसैनिक बल नक्सलगढ़ अबुझमाड़ में कदम रखेगा? बताइए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, या बी और सी दोनों? क्या आंसर होगा? बिल्कुल BNC। क्यों BNC? बिकॉज BSF, ITPB और CRPF भी आपको ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं। तो ये इस एरिया में मूव कर रहे हैं या करने वाले हैं। अगली न्यूज़ पे बढ़े, चलिए। हॉकी 5S वर्ल्ड कप, हाँ हॉकी वर्ल्ड कप नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज हॉकी 5S। क्या होता है मैं बताऊंगी अभी। हॉकी 5S वर्ल्ड कप से रिलेटेड न्यूज़ है। रजनी एतिमारपू एंड सिमरनजीत सिंह, रजनी एतिमारपू एंड सिमरनजीत सिंह टू लीड इंडियन मेंस एंड विमेंस टीम, नहीं उल्टा हो गया है, रजनी विमेंस टीम को लीड करेंगे एंड सिमरनजीत मेंस टीम को लीड करेंगे, ऑब्वियसली, राइट। सो रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है पर समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हॉकी 5S क्या है? नॉर्मल हॉकी जो होती है उसमें हर टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? 11-11 खिलाड़ी होते हैं। 5S एक शॉर्टर फॉर्मेट है जिसमें 5-5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और पहली बार इनॉग्रल वर्ल्ड कप हो रहा है हॉकी 5S का, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ होने वाला है ये? मस्कट के अंदर होगा, जनवरी 24 से 31। पहले विमेंस वाला होगा फिर मेंस वाला होगा। एंड लाइक आई टोल्ड यू 5 प्लेयर्स पर टीम इसमें खेलते हैं,
तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हु विल बी लीडिंग दी मेंस एंड विमेंस टीम्स रिस्पेक्टिवली इन FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप? कौन लीड करेगा मेंस और विमेंस टीम को रिस्पेक्टिवली? तो पहले मेंस टीम का जो कैप्टन है उसका नाम आना चाहिए, फिर विमेंस का आना चाहिए। चलिए देखिए, सिमरनजीत सिंह, सविता पुनिया तो नहीं है साथ में, मनप्रीत सिंह तो है ही नहीं, सिमरनजीत सिंह एंड रजनी एतिमारपू, बिल्कुल सही है। सो सी विल बी दी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कमेंसमेंट ऑफ नव केरला सदस इन एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, एर्नाकुलम केरला। सो नव केरला सदस बेसिकली क्या है? ये एक आउटरीच प्रोग्राम है जो केरला के CM पिनराई विजयन और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स या कलीग्स जो हैं उन्होंने प्लान किया है कि जाकर के लोगों से उनकी शिकायतें और ग्रीवेंसेस सुनना है। बस इतनी सी न्यूज़ है, इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना कि नव केरला सदस जो एक आउटरीच प्रोग्राम है वो कहाँ कंडक्ट किया गया। तो केरला में एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंडक्ट किया गया। ठीक है, छोटी सी न्यूज़ थी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्च ऑफ PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन 1 जनवरी 2024 को इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़े कदम एक और उसने उठाया है, क्योंकि हम दूसरे ऐसे देश बन जाते हैं आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिन्होंने एक स्पेशलाइज्ड या एक्सक्लूसिव एक उपग्रह बोलिए, सैटेलाइट बोलिए, वो भेजा है ताकि हम ब्लैक होल की भी स्टडी कर सकें। सो PSLV C58 के ऊपर हमने लॉन्च किया है एक्सपोसैट सैटेलाइट। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे ढंग से। सो इसरो PSLV C58 लॉन्चेस एक्सपोसैट मिशन सक्सेसफुली। 1 जनवरी को ये लॉन्च किया गया। अब ये एक्सपोसैट का फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल नोट कीजिएगा, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। और ये PSLV पे ये जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, इसका 60th मिशन था, ये 60वें नंबर का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV कहलाता है। और ये जो एक्सपोसैट था ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जैसे लियो हम कहते हैं ना, लोअर अर्थ ऑर्बिट, उसके अंदर प्रक्षेपित किया गया यानी प्लांट किया गया, जो कि 650 किलोमीटर वाली ऑर्बिट है और 6 डिग्री इसका इंक्लिनेशन था। इंक्लिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। एक्सपोसैट इंडिया की पहली साइंटिफिक सैटेलाइट है जो कि पोलराइज्ड एक्सरेज, अलग अलग सेलेस्टियल बॉडी से जो पोलराइज्ड एक्सरेज आती है ना, उनकी स्टडी करेगी। और इस स्टडी से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी लाइट कितनी दूर से आ रही है, कैसे आ रही है। उसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कौन सी सेलेस्टियल बॉडी मौजूद है वहाँ पे। ओके, सो सेलेस्टियल सोर्सेज का पता लगेगा उन एक्सरेज के पोलराइजेशन की स्टडी करने से, जिसमें हम ब्लैक होल्स की भी स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो हम सेकंड ऐसे कंट्री बन जाते हैं पूरी दुनिया में आफ्टर USA जो कि ब्लैक होल स्टडी करेंगे या न्यूट्रॉन स्टार्स जो हैं हमारी गैलेक्सी में स्टडी करेंगे। कौन सी मिशन की मदद से? एक्सपोसैट मिशन की मदद से। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये जो मिशन है एक्सपोसैट, इसमें 2 पेलोड्स थे। पेलोड्स का मतलब होता है कौन सी चीजें, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बोल दीजिए, या कौन से साथ में डिवाइसेस ऊपर भेजे गए हैं। ठीक है, तो 2 इसमें कौन से पेलोड्स थे? एक है पोलिक्स। पोलिक्स का मतलब है पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, और एक्सपेक्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। तो ये बेसिकली जो स्टडी करनी है उसके लिए ये दोनों काम में लिए जाएंगे। पोलिक्स जो है इसको डेवलप किया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में, और जो एक्सपेक्ट है उसको स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ऑफ URSC बेंगलुरु में डेवलप किया गया है। ये जो एक्सपोसैट मिशन है इसका मिशन लाइफ कितना है, यानी कितने साल तक ये एक्सपेक्टेड है काम करना? 5 साल। कितना? 5 years। गॉट इट? एंड ये जो PSLV C58 है, एक्सपोसैट के अलावा इस रॉकेट ने या इस लॉन्च व्हीकल ने 10 और पेलोड्स या सैटेलाइट्स भी ऊपर पहुंचाए हैं। गॉट इट जी? समझ में आ गई पूरी न्यूज़? ऑलराइट, अब PSLV की क्योंकि हमने बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल है इसरो का। इसको पावर हॉर्स या हॉर्स ऑफ इसरो ऐसे भी कुछ कहा जाता है, बिकॉज बहुत सारे मिशन इसके ऊपर हमने भेजे हैं। राइट, तो 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है ये। SLV-3 और ASLV के बाद में PSLV लॉन्च व्हीकल लाया गया था। तो ये 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, ये दोनों अब काम में नहीं लिए जाते हैं, और PSLV है 3rd जनरेशन का जो अब काम में लिया जाता है। ये पहला ऐसा लॉन्च व्हीकल था जिसमें लिक्विड स्टेजेस भी इनकॉर्पोरेट की गई थी। इससे पहले तक सॉलिड स्टेज फ्यूल यूज होता था, और इसमें सबसे पहला मिशन अक्टूबर 1994 में भेजा गया। अगली न्यूज,
केरला सीएम लॉन्चेस के स्मार्ट ऐप फॉर डिजिटल एक्सेस टू लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज। तो जितनी भी लोकल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, आपको उनके दफ्तर जाना ना पड़े, आपको एक ही जगह पे सारी मिल जाए, उसके लिए केरला गवर्नमेंट ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? के स्मार्ट, के से केरला याद रखिएगा। सो केरला सॉल्यूशंस फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। छोटी छोटी सी न्यूज है ये, तो इनमें ज्यादा डेप्थ में कुछ नहीं जाना। पूपोली, क्या नाम है भाई? पूपोली 2024 इंटरनेशनल फ्लावर शो है। ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? वायनाड के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। तो बस इतनी सी खबर है। सो इंटरनेशनल फ्लावर शो और एग्री फेस्ट है, जो कि 1 से लेकर के 15 जनवरी तक वायनाड केरला के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ताकि फार्मर्स को भाई हॉर्टिकल्चर में कितना पोटेंशियल है, आप क्या क्या कर सकते हो, वो सारी जानकारी दी जा सके। सो पूपोली, वायनाड, केरला। मूविंग अहेड, मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम क्या है? डेजर्ट साइक्लोन 2024। क्या नाम है? डेजर्ट साइक्लोन 2024 इंडिया और यूएई के बीच ये कंडक्ट होगी, और पहली ऐसी एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडिया और यूएई आपस में कंडक्ट करने जा रहे हैं। सो इंडिया यूएई डेजर्ट साइक्लोन 2024 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ शेड्यूल्ड है? राजस्थान के अंदर है, आज से ही स्टार्ट हो रही है। सो 2 तारीख से 15 तारीख तक ये होगी। ओके, डेजर्ट साइक्लोन, देखो राजस्थान में भी डेजर्ट है, यूएई भी डेजर्ट है, सीधा सीधा याद हो जाना है ये। और फर्स्ट एवर, ये फर्स्ट है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। और अगर हम फर्स्ट एवर जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज की बात करें इंडिया यूएई के बीच में, तो वो 2008 में अबू धाबी के अंदर कंडक्ट की गई थी। क्वेश्चन टाइम। डेजर्ट साइक्लोन 2024 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शेड्यूल्ड इन राजस्थान इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? यूएई। शाबाश। सो यूएई। इससे बेटर हेल्प हो रही है, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, तो एकदम दिमाग में रुक जाएगी चीज़। चलिए ओके, जो बच्चे रेगुलरली बाकी सारी चीज़ों के भी पीडीएफ से पढ़ते हैं, अगर आपको करंट अफेयर की बाकी सारी चीज़ों का भी पीडीएफ चाहिए तो एक आप वेबसाइट से खरीदें, उससे बेटर है करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव करना है, राइट। और अभी तक करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन 2023 चल रहा था, पर अब 2024 आ गया तो नया सब्सक्रिप्शन आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। आप परचम ऐप से जा करके उसको चेकआउट कर सकते हो। अभी तो उसमें बहुत थोड़ी सी चीज़ें डली होंगी, पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो भी कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ होगा जो हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, वो सब आपको एक जगह पे वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। राजनाथ सिंह लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इन वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। सो भारत का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल लॉन्च हो चुका है। राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने किया है। कहाँ किया है? वृंदावन, जो कि मथुरा में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और उसका नाम क्या है? सामविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। ठीक है, कब लॉन्च हुआ ये? तारीख इंपॉर्टेंट नहीं, मत याद रखिएगा। और ये इनिशिएटिव क्या था भाई? इनिशिएटिव है कि हमें 100 नए सैनिक स्कूल खोलने हैं, जिसमें से 42 ऑलरेडी सेटअप हो गए हैं, अलग अलग बॉडीज़ के साथ मिलके, एनजीओ, प्राइवेट, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स एक्सेट्रा के साथ में। और उसके तहत ये पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल खोला गया है। क्वेश्चन देख लीजिए। द सामविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, समविद, इंडियाज फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल, कहाँ ओपन किया गया, कौन से स्टेट में? आई जस्ट टोल्ड यू, उत्तर प्रदेश। मूविंग अहेड, 2023 नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल कंक्लूड्स इन न्यू दिल्ली, यानी 2023 नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल, जो कि अपने आप का अपनी तरह का पहला जीरो वेस्ट फूड फेस्टिवल था, वो नई दिल्ली में कंक्लूड किया गया। और इसको ऑर्गेनाइज किया था नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, नासवी ने। दिसंबर के अंदर ये हुआ था, और जीरो वेस्ट, फर्स्ट जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल इंडिया का ये रहा। छोटी सी खबर थी, आगे बढ़ते हैं। गुजरात क्लोजर टू सेंडिंग कैप्टिव ब्रेड वुल्व्स इनटू वाइल्ड आफ्टर सॉफ्ट रिलीज। न्यूज समझिएगा, गुजरात सॉफ्ट रिलीज के बाद कैप्टिव ब्रीडिंग भेड़ियों को जंगल में भेजने के काफी करीब है। देखिए, यूएस के बाहर पहली बार कहीं पे भी जो कैप्टिव ब्रीडिंग होती है, यानी आप कहिए एक तरह से बंदी कंडीशंस के अंदर जो ब्रीडिंग की जाती है, यानी प्रजनन करवाया जाता है, किनका? वुल्व्स का, वुल्व्स, भेड़ियों का। वो पहली बार यूएस के बाहर कहीं ऐसा हो रहा है कि कैप्टिव ब्रीडिंग वाले भेड़ियों को जंगल में वापस छोड़ने की तैयारी चल रही है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया में कहाँ चल रहा है? गुजरात के अंदर चल रहा है। इसी के चलते जो कैप्टिव ब्रेड वुल्व्स थे, उनको अभी सॉफ्ट
रिलीज किया गया है, यानी कि ऐसा जगह जहां पे उनकी देखरेख है पर फिर भी थोड़े से जंगल पर्यावरण है, यानी थोड़ा सा वाइल्ड एनवायरनमेंट है पर स्टिल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, वहां पे उनको रिलीज किया गया है। जब वो शिकार करना सीख जाएंगे उसके बाद उनको प्रॉपर्ली वाइल्ड में छोड़ा जाएगा, ठीक है। और ये सब कहाँ हो रहा है? गुजरात के अंदर हो रहा है। तो अभी जो सॉफ्ट रिलीज की गई है वो बनासकांठा के अंदर की गई है। और ये जो कैप्टिव ब्रीडिंग की गई थी इन भेड़ियों की, ये कहाँ की गई थी? ये सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क जो जूनागढ़ के अंदर है, वहां इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग की गई। इनका सॉफ्ट रिलीज बनासकांठा में किया गया। जब ये अच्छे से शिकार करना सीख जाएंगे नीलगाय वगैरह का, जंगली सुअरों का, तो इनको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि जो भी हर्बीवोर्स हैं, जो घास वगैरह खाते हैं, उनका नंबर कंट्रोल रह सके, इसलिए वाइल्ड वुल्व्स का जंगल में छोड़ा जाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, मैंने पूरी न्यूज़ आपको समझा दी। और ये जो प्रोजेक्ट है ये अपनी तरह का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो यूएस के बाहर पहली बार हो रहा है, इंडिया में, गुजरात में। गॉट इट? ओके। सक्करबाग याद रहेगा कहाँ पर है? कहाँ पर? जूनागढ़ के अंदर सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क है, जिसे जू भी बोलते हैं, राइट। तो ये गुजरात के अंदर है। क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन स्टेट इज अंडरटेकिंग अ पायनियरिंग प्रोजेक्ट? पायनियरिंग यानी अग्रणी, अपने आप में पहला ऐसा, टू री इंट्रोड्यूस कैप्टिव ब्रेड वुल्व्स इनटू द वाइल्ड। कौन सा स्टेट है जो ये कर रहा है इंडिया में? गुजरात कर रहा है। ओके, मूविंग अहेड। सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क कहाँ है भाई? वन ऑफ द ओल्डेस्ट जूलॉजिकल पार्क्स है ये। 1863 के अंदर जूनागढ़ के अंदर इसको बनाया गया था। वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। चलो मुझे बता दो, ओल्डेस्ट जूलॉजिकल पार्क यानी ओल्डेस्ट जू इंडिया में कौन सा है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बहुत देर से कुछ सवाल नहीं पूछा ना, जगो थोड़ा। गुजरात ब्रेक्स गिनीज रिकॉर्ड लार्जेस्ट सूर्य नमस्कार असेंबली। सबसे ज़्यादा लोगों ने इकट्ठे सूर्य नमस्कार किया है। 108 जगहों पे एक साथ ये सूर्य नमस्कार हुआ और उसके चलते गुजरात ने बनाया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और जो ये जगह थी उनमें मोधेरा सन टेम्पल भी इंक्लूडेड था। 108 जगहों पे सूर्य नमस्कार हुआ ना, तो मोधेरा सन टेम्पल पे भी सूर्य नमस्कार किया गया है, लोगों ने किया है और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तोड़ा है, पहले किसी और का था। अब क्योंकि मोधेरा सन टेम्पल आ जाता है न्यूज में, तो फटाफट इसके बारे में पढ़ लेते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है। सो मोधेरा सन टेम्पल कौन सी नदी के किनारे है? पुष्पवती नदी के किनारे। कौन सी नदी है? पुष्पवती नदी के किनारे। इसको भीमवन जो राजा थे चालुक्य डायनेस्टी के, उन्होंने बनवाया था। और ये मारू गुर्जर आर्किटेक्चर स्टाइल के अंदर बना हुआ है। मारू गुर्जर ये जो स्टाइल है ये वेस्ट इंडियन टेम्पल्स में देखने को मिलती है, खासतौर पे गुजरात और राजस्थान में देखने को मिलेगी। और ये जो मंदिर है ये ब्राइट येलो यानी चमकते अच्छे येलो सैंडस्टोन का बना हुआ है और ईस्ट फेसिंग है, तभी तो सूरज की रोशनी इधर पड़ती है एकदम। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। टेंटेटिव लिस्ट में जाते हैं पहले, उसके बाद सिलेक्ट हो जाते हैं तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है। अभी नहीं मिला है, टेंटेटिव है। क्वेश्चन, विच स्टेट हैज ब्रोकन द गिनीज रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट सूर्य नमस्कार असेंबली? किस राज्य ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार सभा का गिनीज रिकॉर्ड तोड़ा है? किसने तोड़ा? गुजरात ने तोड़ा। तो आंसर हो जाएगा गुजरात। नॉर्थ कोरिया प्लान सैटेलाइट लॉन्चेस, ड्रोन डेवलपमेंट, न्यूक्लियर आर्सेनल बूस्ट इन 2024। 2024 में नॉर्थ कोरिया प्लान कर रहा है, यानी उत्तर कोरिया प्लान कर रहा है कि वो कुछ स्पाई सैटेलाइट्स यानी निगरानी रखने के लिए सैटेलाइट्स भेजेगा, ड्रोन बनाएगा, परमाणु अपने जो हथियार है उनको भी बढ़ाएगा, ताकि अगर यूएस साउथ कोरिया की मदद करते हुए किसी तरह से भी कुछ हरकत करेगा तो ये वॉर के लिए तैयार है। ये अनाउंस किया है यहाँ के जो लीडर हैं उन्होंने, किम जोंग उन ने, राइट। तो इतनी सी ये मेन खबर है। अब लेकिन यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो है 38th पैरेलल की। 38th पैरेलल कौन से दो देशों के बीच में रफली डिवाइड करने का काम करती है? तो ये 38th पैरेलल यहाँ से जाती है, रफली नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है। ठीक है, एक यहाँ से हम ये इंपॉर्टेंट बात पकड़ेंगे। फिर नॉर्थ कोरिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कंप्लीट डिक्टेटरशिप चलती है यहाँ पे। प्योंगयांग इसकी कैपिटल है, नॉर्थ कोरियन वॉन इसकी करेंसी है और यहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की थोड़ी सी हम पोजिशनिंग देखते हैं। देखिए ये नॉर्थ कोरिया दिख रहा है आपको, इसकी सीमा किससे मिलती है? चाइना से लगती है और रशिया से लगती है। एक तरफ इसके ईस्ट चाइना सी है, दूसरी तरफ सी ऑफ जापान है। ठीक है, तो ये हमने वर्ल्ड मैप पे इसकी प्लेसिंग भी देख ली है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। गुकेश सिक्योर स्पॉट इन मेंस चेस कैंडिडेट 2024 टूर्नामेंट। ये जो
कैंडिडेट्स 2024 है ना, यहाँ स्पेस आना चाहिए था। कैंडिडेट्स 2024 एक प्रेस्टिजियस चेस टूर्नामेंट होता है। इसमें जो भी जीतेगा वो फिर वर्ल्ड चैंपियन के साथ में फाइनल मैच खेलता है और फिर वर्ल्ड चैंपियन चुने जाते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट्स 2024 मेंस चेस के अंदर डी गुकेश जो हैं उन्होंने भी अपनी जगह बना ली है। और अब टोटल इंडिया से कितने खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 आउट ऑफ 8, टोटल 8 खिलाड़ी इस कैंडिडेट्स में खेलेंगे और उसमें से 3 इंडियंस हैं। लार्जेस्ट नंबर है, पहली बार जो इंडियंस इतने इस टूर्नामेंट के अंदर जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 3 इंडियंस खेलेंगे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का नाम है। कहाँ खेला जाएगा? टोरंटो कनाडा में अप्रैल 2 से 25 2024। और इसी दौरान जो भी जीतेगा ये कैंडिडेट्स वो किससे मैच खेलेगा? डिफेंडिंग चैंपियन जो है चाइना के डिंग लिरेन, जो अभी पिछले बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते थे, उनके साथ में कॉम्पीट करके और फिर वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। गॉट इट? और 2 खिलाड़ी कौन है अपार्ट फ्रॉम डी गुकेश? तो आर प्रज्ञनंदा एंड विदित गुजराती, तीनों का नाम ध्यान रखोगे। हाँ, ऑप्शन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट न्यूज पे आ जाते हैं। मेजर न्यूज हो गई है खत्म। सो अनाहत सिंह क्लिंचेस, किसकी बात हो रही है? अनाहत सिंह की बात हो रही है। क्लिंचेस 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन गर्ल्स अंडर 19 स्क्वॉश टाइटल इन ईडनबर्ग के अंदर स्कॉटिश जूनियर ओपन गर्ल्स अंडर 19 स्क्वॉश का टाइटल यानी विजेता बन के कौन आई हैं? अनाहत सिंह आई हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनाहत सिंह कौन से स्पोर्ट से जुड़ी हुई हैं? स्क्वॉश से जुड़ी हुई हैं। ओके, देन लियोनेल मेसीज आइकॉनिक नंबर 10 अर्जेंटीना जर्सी टू बी रिटायर्ड। जब लियोनेल मेसी रिटायरमेंट करेंगे तो इनकी जो जर्सी है ना, ये 10वें नंबर की जर्सी, इसको भी रिटायर कर दिया जाएगा, यानी किसी और खिलाड़ी को अब ये जर्सी, इस नंबर की जर्सी नहीं दी जाएगी। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? बन सकता है कि भाई लियोनेल मेसी की जर्सी का नंबर क्या था, या फिर लियोनेल मेसी जिनकी 10 नंबर की जर्सी रिटायर हो रही है वो कौन सी टीम से बिलोंग करते थे? अर्जेंटीना से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा, जो कि न्यूली अपॉइंटेड सीएम है, इलेक्टेड सीएम है, अनाउंस दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स एट अ सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ 450 फ्रॉम 1 जनवरी फॉर बीपीएल अंडर उज्ज्वला योजना। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है कि भाई जो पहले यहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की आ गई है, तो कांग्रेस से 50 रुपये कम में हम बीपीएल उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर देंगे, यानी 450 रुपये में देंगे। ये अनाउंसमेंट आया है। ठीक है, इतनी सी बात है। अब यहीं पे पूछ लूँ सवाल, पूछूं, थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ाऊं आपकी। उज्ज्वला स्कीम कौन से साल में लॉन्च की गई थी? जल्दी से बता दो मुझे। ओके, एंड देन सेंटर डिक्लेयर्स तहरीक ए हरियत JNKTEH एज अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA। सो तहरीक ए हुरियत जो है उसको अनलॉफुल करार दे दिया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कि भाई अगर कोई भी इसकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा तो वो अनलॉफुल माना जाएगा। एक छोटी सी न्यूज हमने डाल दिया आपके लिए। चलिए जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे QOD आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बट आई वुड वांट यू टू अटेम्प्ट इट। विच ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से इज और आर, एक या दो भी हो सकते हैं, आर फेमस फॉर सन टेम्पल्स। हमने मोधरा सन टेम्पल की आज बात की ना, तो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि बताइए इन तीनों में से कौन सा मंदिर एक या एक से ज्यादा सन टेम्पल के लिए फेमस है, यानी वहां पे सूर्य की पूजा की जाती है। अरसवली है, अमरकंटक है, ओंकारेश्वर है। अब इन चारों में से जो भी आपको लगता है राइट आंसर, जल्दी से ABCD कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। एंड विद दिस वी आर डन विथ टुडेज सेशन। सो आई रियली होप ये थोड़ा सा नया तरीका जो किया कि आप थ्योरी पढ़िए फिर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिशियल लगा होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और धीरे धीरे जैसे जैसे सेशंस प्रोसीड होंगे कुछ और फीचर्स आपके लिए ऐड किए जाएंगे। अंटिल वी मीट नेक्स्ट, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।